सामान्य ज्ञान की आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शुमार होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जोड़े गए हैं WNBR, जिसमें कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भारत का 11वां ऐसा बायोस्फीयर है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये प्रश्न हाल ही में परीक्षा में पूछा गया था। अगला हमारा प्रश्न है साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 में की गई थी। इसकी शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। यह आंदोलन भारत के ऊपर जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस शासन से आज़ादी पाने के लिए तथा अंग्रेजों को भारत देश से भगाने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को की गई थी, जिसकी 76वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2018 को मनाई गई। अब हम बात करें साथियों कि 2024 के अंदर जो 8 अगस्त को वर्षगांठ मनाई जाएगी वह कौन सी होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप कौन कौन से सालों की याद रखोगे कि 2019 के अंदर जो वर्षगांठ थी वो 77, 20 के अंदर 78, 21 के अंदर 79, 22 के अंदर 80, 2023 के अंदर 81 और 8 अगस्त 2024 को जो मनाई जाएगी वह इसकी 82वीं वर्षगांठ होगी। साथियों दोबारा बता देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के ऊपर चल रहा अंग्रेजों का शासन को समाप्त करना था और साथ में अंग्रेजों को भारत से भगाने का था। इसके अलावा इसकी 76वीं वर्षगांठ 8 अगस्त 2018 को मनाएगी और 8 अगस्त 2024 को इसकी 82वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसी आंदोलन के तहत कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण पूछे गए हैं कि करो या मरो आंदोलन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा सन 1942 के अंदर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, राज्यसभा के जो उप सभापति है वो हरिवंश नारायण सिंह हैं, जो कि 9 अगस्त 2018 से लगातार उप सभापति के पद पर विराजमान हैं। वही हम बात करें साथियों राज्यसभा के सभापति जो कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और वर्तमान में कौन है तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, जगदीप धनखड़, जो कि 11 अगस्त 2022 से लगातार भारत के सभापति, राज्यसभा के सभापति बने हुए हैं। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह, जो कि 9 अगस्त 2018 से लगातार इस पद पे विराजमान है। वही हम बात करें सभापति की, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है और वर्तमान में जगदीप जी धनखड़ है। जगदीप जी धनखड़ है जो कि 11 अगस्त 2022 से लगातार इस पद पे विराजमान है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश
संश्लेषण। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो साथियों, जब आप किसी परीक्षा के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको हिंदी नाम के साथ साथ में उसके वैज्ञानिक नाम को भी पढ़ें। तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सी हमारा सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से किसके साथ पॉलीमेरिजेशन द्वारा तैयार किया जाता है? तो साथियों मैं बता देता हूं, पॉलीथीन को औद्योगिक रूप से जो हमारे पॉलीइथिलीन होता है उसके उत्प्रेरकों के साथ एथिलीन की अभिक्रिया करवा के पॉलीथीन का निर्माण करवाया जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? पॉलीमेरिजेशन कहा जाता है। साथियों, पॉलीथीन के निर्माण के लिए पॉली इथिलीन प्लस में इथिलीन, इसके उत्प्रेरकों की अभिक्रिया इथिलीन के साथ करवाई जाती है, जिसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? पॉलीमेरिजेशन कहा जाता है। और इसी तरह से पॉलीथीन बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला हमारा प्रश्न है, हाइपरलिंक खोलने के लिए या इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, कंट्रोल संयोजन कुंजी कंट्रोल तथा के को दबा के हाइपरलिंक को ओपन किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं है? तो साथियों, इमेज फाइल का फॉर्मेट पंग है, GIF है, BMP है और JPG है। तो बचा कौन सा? EXE, जो कि क्या नहीं है? एक इमेज का फाइल का प्रकार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, GPS एक ऐसी प्रणाली है जो किसकी सहायता से लोकेशन बताने में मदद करती है? तो साथियों, GPS एक ऐसी प्रणाली है जो सैटेलाइट के माध्यम से लोकेशन बताती है। GPS का फुल फॉर्म क्या है? कई बार पूछ लिया जाता है। तो GPS का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके द्वारा सैटेलाइट की सहायता से लोकेशन का पता लगाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त होता है? तो स्प्रेडशीट एक ऐसा है जो कि आप संख्यात्मक और सांख्यिकी गणना करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। अगला हमारा प्रश्न है, फायरवॉल किसका उदाहरण है? तो साथियों, फायरवॉल एक उदाहरण है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम का। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो किसी सिस्टम या संगठन की सुरक्षा जो नीति बनाई गई है, अर्थात आपका एक नेटवर्क, जैसे ये एक संगठन है, संगठन के अंदर जो भी आपकी इनकमिंग सेवा है आ रही है और जो सेवा आपके बाहर जा रही है, इस नेटवर्क पे जो नज़र रख रही है वह क्या है? फायरवॉल है। यह एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, छेड़छाड़ की रही है, तो इस पूरे नेटवर्क के ऊपर जो निगरानी रखता है वो क्या है? फायरवॉल। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। अपने नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए एक दीवार है जिसे फायरवॉल कहा जाता है। साथियों, यह फिल्टर, इसे कह सकते हैं फिल्टर भी करती है, क्योंकि जो गलत नेटवर्क है उसको ये अपने संगठन या अपने जो सुरक्षा नीति है उसमें आने नहीं देती है। अगला हमारा प्रश्न है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS। तो साथियों, RTGS प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, RTGS एक शब्द है
यह एक फंड ट्रांसफर करने का सिस्टम से जुड़ा है। मतलब आप जो फंड ट्रांसफर कर रहे हो, पैसे का लेन देन कर रहे हो, जिसे तुरंत भेजने से अगले या प्राप्त करने के लिए कुछ सेकंड समय लगता है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम राशि 2 लाख, मतलब आप 2 लाख से अधिक राशि का लेन देन कर सकते हो। अगर इससे नीचे की राशि का लेन देन कर रहे हो तो उसके लिए आपकी प्रणाली कौन सी होगी, NEFT, जिसे आप 2 लाख से कम का ट्रांजैक्शन करना है तो इस प्रणाली का उपयोग करोगे। तो अब देख लेते हैं, यह एक आदेश के आधार पर अलग अलग धन हस्तांतरण करने का नियमन करता है। जी हाँ, आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित न्यूनतम राशि 2 लाख है। हाँ, 2 लाख से नीचे अगर आपको राशि भेजनी है तो उसके लिए जो प्रणाली है वो क्या है, NEFT। यह प्रणाली मुख्य रूप से छोटे मूल्य के लेन देन के लिए थी, जो कि गलत है। जैसे ही धन प्रेषण बैंक द्वारा धन हस्तांतरित किया जाता है, बैंक को वास्तविक समय में धन मिलता है, अर्थात जिस समय भेजा जा रहा है कुछ सेकंड में ही पैसे प्राप्त कर लिए जाते हैं। आवक लेन देन के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर कौन जाएगा, यह प्रणाली मुख्य रूप से छोटे मूल्य के लेन देन के लिए थी, जो कि गलत है। छोटे मूल्य के लेन देन के लिए NEFT प्रणाली का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, PFMS का विस्तार रूप क्या है। तो साथियों, PFMS का विस्तार रूप है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, PFMS का विस्तार रूप है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अगला हमारा प्रश्न है, तेज और सुरक्षित लेनदेन के लिए iOS प्लेटफॉर्म द्वारा कौन सा डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। तो साथियों, तेज और सुरक्षित लेनदेन के लिए भीम ऐप का इस्तेमाल किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, जिसे AEPS द्वारा निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। आधार लिंक करवाने के पश्चात आपका जो भुगतान प्रणाली है वो किस किस पे आधार है। आधार के द्वारा आप नगद निकासी भी कर सकते हो, आप शेष राशि की पूछताछ भी कर सकते हो, नगद आप जमा भी करवा सकते हो, आधार से आधार, एक आधार से दूसरे आधार आप फंड हस्तांतरण भी कर सकते हो। ये सभी प्रणाली आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्तस्थान एक ऐसी प्रणाली जो कई बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लीकेशन किसी भी बैंक के साथ जोड़ती है, जो कई बैंकिंग सुविधा, सीमलेस फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक हुड में विलय कर देती है। तो साथियों, वो क्या है, UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, इन सभी की सहायता जो किसी भी बैंक में हो एक साथ जोड़ देती है। कई बैंकिंग सुविधाओं को सीमलेस, मतलब फंड जो ट्रांसफर करना है, प्राप्त करना है, जो मर्चेंट का भुगतान करना है, उसके साथ भी जोड़ती है। तो वह प्रणाली कौन सी है, UPI है। UPI का पूरा नाम क्या है साथियों, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।